लास्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेजर विद जर्नल देखा था, लास्ट पीरियड में हमने सिर्फ जर्नल एंट्रीज देखी थी। इस क्वेश्चन में हमको कुछ अलग बोला गया है। पहले क्वेश्चन देखो, लास्ट लाइन पेज 152 क्वेश्चन 11 में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर आकाश एडमिशन। तो हमें जर्नल के साथ साथ बैलेंस शीट भी पूछी गई है, तो मैंने जर्नल का रूलिंग और बैलेंस शीट का रूलिंग कंप्लीट किया है। आपने भी जर्नल एंड बैलेंस शीट का रूलिंग कंप्लीट करके रख दिया है। अब हम इसको पोस्ट करते हैं जर्नल के साथ साथ बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले एडमिशन के क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल के बैलेंसेस, कैश बैलेंस हम ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल बैलेंसेस एंड कैश बैलेंस जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हम ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट्स में एंड कैश अकाउंट में हम ब्रॉट डाउन करते हैं। बट ब्रॉट डाउन की कभी भी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, तो हमको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूछी है तो ब्रॉट डाउन हमें स्किप कर देना है। फिर हम ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L अकाउंट के बैलेंसेस। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L, these are accumulated profits और accumulated losses। क्या ये accumulated profits, accumulated losses हमें इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं क्या? पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या नाम से मिलेंगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L। अगर मैं लायबिलिटी साइड देखती हूँ तो कुछ भी नहीं दिया है, रिजर्व P&L। असेट में चेक करती हूँ तो कुछ भी नहीं दिया है, तो ये भी मुझे स्किप करना पड़ेगा। फिर हम करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसके लिए मुझे एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट में क्या दिया है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं। आकाश इज गिवन 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस in the firm and the profit and losses sharing ratio among the partners to remain same as before। यानी आकाश 1/4 के लिए एडमिट होने जा रहा है एंड उन्होंने क्या दिया है, एक सेंटेंस, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग अदर पार्टनर्स टू रिमेन सेम एज बिफोर। यानी जो पहले था वही उनका न्यू रेशियो रहने वाला है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड प्रायर टू आकाश एडमिशन। अब आपको दिया है द मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ 75,000। इट मींस मोटर कार पे ही रिवैल्यूएशन। तो इस रिवैल्यूएशन को मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट हम लेजर में नहीं, हमें थ्रू जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले मोटर कार के ऊपर का रिवैल्यूएशन हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब जो भी एसेट या लायबिलिटी रिवैल्यू होती है, उस असेट्स लायबिलिटी पे या तो प्रॉफिट रहेगा नहीं तो लॉस रहेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि मोटर कार इस रिवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपको जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दी जाती है दैट इज रिवैल्यू फिगर, करंट वैल्यू। इसको मुझे ओल्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो मोटर कार की रिवाइज्ड फिगर दी हुई है 75,000, तो मैं इसको चेक करती हूँ विद ओल्ड फिगर ऑफ मोटर कार। मोटर कार की ओल्ड फिगर दी हुई है 60 का मोटर कार रिवैल्यूड एट 75। तो सबसे पहले डिसीजन लो, मोटर कार पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट लॉस के लिए मुझे देखना है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। मोटर कार जो 60 थी अब 75,000 हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है बाय 15,000। अब असेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारे लिए प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट होने के कारण सारे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। ये प्रॉफिट होने के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे जर्नल एंट्री में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय 15,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, क्यों? क्योंकि इनकम है, प्रॉफिट हो रहा है असेट पे। कौन सी असेट का ये प्रॉफिट है, मोटर कार का, तो इसीलिए डेबिट करेंगे मोटर कार अकाउंट डेबिट। यहाँ एंट्री हमारी पास हुई है मोटर कार अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। हमने रूल लगाया इनकम होने के कारण रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया। ये इनकम कौन सी असेट का है, मोटर कार का, तो हमने डेबिट किया मोटर कार। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन मोटर कार ट्रांसफर टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। Being profit on मोटर कार ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे मोटर कार पे जो भी प्रॉफिट था वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इस एडजस्टमेंट में आपको कुछ और कह रहा है। मोटर कार की रिवाइज्ड फिगर इज 75,000 बट दिस मोटर कार is taken over by चंद्रा। वो चंद्रा लेकर के गया, यानी टेकन ओवर यानी फॉर्म ने वो मोटर कार चंद्रा को बेच दी। चंद्रा कौन है? आउटसाइडर है कि पार्टनर है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं पार्टनर के नाम देखती हूँ, तारा, चंद्रा एंड सूर्या। दैट मींस चंद्रा ये पार्टनर है, यानी ये मोटर कार की नाम की असेट बिफोर एडमिशन जो थी वो उन्होंने चंद्रा को बेच दी। यानी आफ्टर एडमिशन मोटर कार नाम की असेट फॉर्म में रहने नहीं वाली। जो असेट फॉर्म में रहने नहीं वाली उसको मुझे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं। मोटर कार अब किसकी हो चुकी है? चंद्रा की हो चुकी है। तो वो चंद्रा लेकर के गया, इसको मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। वो चंद्रा की असेट हो चुकी है, यानी वो अब फॉर्म की असेट नहीं है, ये मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय शोइंग जर्नल एंट्री। इसकी भी मुझे जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी कि चंद्रा 75,000 में मोटर कार लेकर के गया। किसके लिए सोचूंगी ये एंट्री में? बिजनेस के लिए, फर्म के लिए। फर्म के लिए उसने चंद्रा को ये असेट बेच दिया। चंद्रा पार्टनर है, तो पार्टनर से हम कभी भी इमीडिएट पैसा नहीं लेते, ये अमाउंट उसके कैपिटल में एडजस्ट कर देनी पड़ती है। इसीलिए मोटर कार टेकन ओवर बाय चंद्रा की एंट्री मुझे चंद्रा के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको चंद्रा के कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। चंद्रा लेकर के जा रहा है, दैट मींस फॉर फर्म चंद्रा इज रिसीवर ऑफ मोटर कार। उसको मोटर कार मिल रही है, ये अमाउंट चंद्रा से मुझे रिकवरेबल है इन फ्यूचर, इसीलिए चंद्रास कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोनों रूल अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो चंद्रास कैपिटल अकाउंट को डेबिट ही होगा। चंद्रा लेकर के जा रहा है, दैट मींस चंद्रा इज रिसीवर ऑफ कार, डेबिट द रिसीवर। ये कार का पैसा हम चंद्रा से लेंगे ना, तुरंत नहीं लेंगे बट फ्यूचर में लेंगे, तो डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल। चंद्रा से मुझे 75,000 टुवर्ड्स मोटर कार लेने हैं, ये मैं लिख के रखूं। तो चंद्रास कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000। अब ये 75,000 की कार चंद्रा को हमने दे दी, दैट मींस फॉर फर्म कार इज कमिंग इन और कार इज गोइंग आउट। अब वो कार फर्म की नहीं रहेगी, तो कार का बैलेंस मुझे नील करना है, कार का अकाउंट मुझे परमानेंट क्लोज करना है, तो मैं कार को क्रेडिट करूंगी। ये लॉजिक है। कार असेट है, असेट डेबिट बैलेंस होता है। अब वो कार चंद्रा की हो चुकी है, तो ये अकाउंट मुझे क्लोज करने के लिए मैं क्रेडिट करूंगी। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि चंद्रा लेकर के जा रहा है, दैट मींस फॉर फर्म कार इज गोइंग आउट, इसीलिए कार को करेंगे क्रेडिट और इसीलिए एंट्री पास होती है चंद्रास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट क्रेडिट। कितने में टेक ओवर किया? 75,000 में, और इसीलिए एंट्री में अमाउंट लिखी जाएगी 75,000 बीइंग कार, मोटर कार taken over by Chandra, being motor car taken over by Chandra. Then next, furniture is revalued at 54,000. फर्नीचर की रिवाइज्ड फिगर इज 54, तो इस फर्नीचर पे या तो लॉस होगा नहीं तो प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि फर्नीचर पे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो मुझे चेक करनी है फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू। ओल्ड फिगर इज 30,000 बट रिवाइज्ड फिगर इज 54,000, तो 30,000 की फर्नीचर की वैल्यू 54,000 हो चुकी है। यानी फर्नीचर पे जो डिफरेंस है 24,000 वो आपके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है, ये डिसाइड करो। असेट की वैल्यू बढ़ रही है या प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो असेट पे प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट होने के कारण जर्नल एंट्री में हमें रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा और इसीलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब ये 24,000 का प्रॉफिट किस असेट पे है वो असेट को डेबिट करो। फर्नीचर इस असेट पे है तो फर्नीचर अकाउंट
से फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग प्रॉफिट ऑन फर्नीचर ट्रांसफर टू revaluation account being profit on furniture transferred to revaluation account। अब फर्नीचर की ये रिवाइज्ड फिगर, किसी पार्टनर को हमने फर्नीचर बेचा या ये फर्म के पास है, जैसे मोटर कार चंद्रा ने टेक ओवर कर लिया तो वो असेट चंद्रा की हो चुकी है, तो मैंने उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अब मोटर कार फर्म के पास है ही नहीं। जब फर्म के पास है ही नहीं तो वो बैलेंस शीट में भी नहीं दिखेगी। बट फर्नीचर ऐसा दिया है क्या कि टेकन ओवर बाय चंद्रा, टेकन ओवर बाय तारा, टेकन ओवर बाय सूर्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मींस ये फर्नीचर की वैल्यू जो 54,000 है वो फर्म की है और वो फर्म के पास असेट अभी भी है। जो असेट अभी भी है उसको मुझे बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा एट रिवाइज्ड फिगर, और इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो मुझे इसकी रिवाइज्ड फिगर बैलेंस शीट में कंपल्सरीली लिखनी पड़ेगी। फर्नीचर ओल्ड वैल्यू थी 30,000 बट इस पे इंक्रीज हो रहा है बाय 24,000 एंड रिवाइज्ड फिगर ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एट 54,000। ये रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको बैलेंस शीट पूछी गई है क्वेश्चन में, तो मुझे रिकॉर्ड करना है। बट बैलेंस शीट में जो एंट्रीज में रिकॉर्ड करती हूँ इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती क्योंकि बैलेंस शीट की स्टेटमेंट है, ये बनता है विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री। तो इसकी कोई रिवाइज फिगर की एंट्री जर्नल में आपको शो करने की जरूरत नहीं है। हम देख चुके हैं प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में। आगे गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स एट 150। जब गुडविल का टाइम आएगा तब हम एंट्री करेंगे। हम गुडविल कब करते हैं? आफ्टर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन। तो अभी हम गुडविल के थर्ड पॉइंट थोड़ी देर के लिए नहीं करेंगे। 4 अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर 33,000। अनरिकॉर्डेड डेटर्स, इसका क्या मीनिंग है कि डेटर्स रिकॉर्ड नहीं हुए। कितने अमाउंट के? 33,000 के। देखो तो बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए हैं क्या? नहीं। जो रिकॉर्डेड नहीं है, अब मुझे पता चल रहे हैं कि ये अनरिकॉर्डेड डेटर्स 33,000 है, इन्हें डेटर्स नाम की असेट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं की। अब मुझे पता चल रहा है तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो असेट 0 थी ओल्ड में वो अब आपको 33,000 करनी है, यानी जो असेट रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसको मुझे रिकॉर्ड करना है। जो असेट 0 थी उसका बैलेंस मुझे 33,000 करना है, यानी मुझे इस असेट पे 33,000 से बढ़ाना है ना। जो 0 था वो 33 करना है, यानी वो असेट 33,000 से बढ़ने वाली है। असेट बढ़ने वाली है, असेट जब मैं रिकॉर्ड करूंगी तो मेरे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है। सबसे पहले डिसीजन जो 0 थी उसको 33,000 करना है, यानी बैलेंस बढ़ाना है। असेट बढ़ रही है तो मेरा प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट सबसे पहले रिकॉर्ड करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट होने के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा, इसलिए जर्नल एंट्री में सबसे पहले मैं क्रेडिट कर देती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक लाइन ब्लैंक रखते हुए 33,000। अब ये 33,000 कौन सी असेट थी? जो अनरिकॉर्डेड थी, डेटर्स थे, और इसीलिए हम डेबिट करेंगे डेटर्स अकाउंट। डेबिट 33,000 पेड unrecorded assets recorded in books of account। जो असेट रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी मुझे असेट को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो मेरा रहेगा प्रॉफिट। इसीलिए वो प्रॉफिट हमने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये प्रॉफिट कब हो रहा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी असेट्स लॉस पे प्रॉफिट होता है वो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है। डेटर्स पे प्रॉफिट है इसलिए हमने डेटर्स को पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया एज प्रॉफिट। अब ये डेटर्स पहले नहीं थे, अब है, यानी अब मुझे आफ्टर एडमिशन डेटर्स नाम की असेट बैलेंस शीट में तो
रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो मुझे इसको बैलेंस शीट में लेकर के जाना पड़ेगा। डेटर्स, देयर इज नो आरडी, नो बैड डेट्स, इसलिए मैं डायरेक्टली उसको आउटर कॉलम में लिखती हूँ 33,000। बैलेंस शीट की एंट्रीज को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। बैलेंस शीट ये बनता है विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री, और इसीलिए बैलेंस शीट में कभी भी आप 2 बाय नहीं लिखते हो। जहां 2 बाय लिखा जाता है वही आप जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हो। आप ऐसा भी याद रख सकते हो। इट इज अ स्टेटमेंट, ये बनता है विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री। डन। आगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस हुए बट नॉट पेड ₹9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस नॉट पेड को मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल सकती हूँ। जो एक्सपेंसेस पे नहीं किए, यानी वो इस साल के थे बट इसको मैंने करंट ईयर में पे नहीं किए, ऐसे एक्सपेंसेस को मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग के आगे एक्सपेंस लिखा है, तो ये आपकी या तो असेट है नहीं तो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अवर लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस कभी भी पे करने पड़ते हैं, वो आउटस्टैंडिंग है यानी पेएबल है। यानी मैंने डिसीजन लिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अवर लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी कितनी है? 9,000 है। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की लायबिलिटी ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई है क्या? सबसे पहले चेक करो। ये हम क्यों चेक करेंगे? क्योंकि ये लायबिलिटी के ऊपर का लॉस प्रॉफिट पहले मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन रिवैल्यूएशन का। तो मैं ओल्ड बैलेंस शीट चेक करती हूँ, तो ओल्ड बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ही नहीं, यानी वो 0 है। जो लायबिलिटी 0 थी आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर, उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो लायबिलिटी 0 थी अब 9,000 होने वाली है, यानी लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है। मेरी लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो मेरे लिए लॉस है, एक्सपेंस है। वो लॉस एक्सपेंस सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करूंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। वो एक्सपेंस होने के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट को किया जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 9,000। और ये 9,000 नाम की एक्सपेंस लायबिलिटी कौन सी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसीलिए हम क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। Being outstanding expenses recorded in books of account. Being outstanding expenses recorded in books of accounts. Outstanding expense लॉस हुआ तो वो लॉस मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया, बट ये एक्सपेंस मेरे लिए लायबिलिटी है क्योंकि ये पेएबल है। तो ये लायबिलिटी मुझे लायबिलिटी में शो करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000। देन लास्ट आपको दिया है आकाश ब्रिंग्स इन 60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आकाश ये नया पार्टनर है, नया पार्टनर कैपिटल तो लाएगा ही। गुडविल के बारे में भी आपको कुछ तो भी पॉइंट नंबर 3 दिया है। ये दोनों एंट्रीज हम लास्ट में करते हैं आफ्टर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन का। बाकी और कोई रिवैल्यूएशन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मुझे लगेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, बट मेरे सामने में जर्नल एंट्रीज है, तो मुझे रफ में क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जर्नल एंट्रीज पूछी। तो मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में ओपन करना पड़ेगा। सभी करेंगे। रफ में कैसे बनाना है? जस्ट टी फॉर्म में बनाना है। ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जहां-जहां एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा उसको मुझे इस अकाउंट में सिर्फ अमाउंट पोस्ट करनी है, क्योंकि मैं रफ में प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं रफ में
रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो मैं क्रेडिट में लिख दूंगी अमाउंट 15,000। रफ में बना रही हूँ तो मैं अमाउंट भी ले रही हूँ। सेकंड में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ ही नहीं तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट होगा ही नहीं। थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट तो मैं क्रेडिट करूंगी रिवैल्यूएशन को 24,000। फोर्थ एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट तो मैं क्रेडिट करूंगी 33,000। फिफ्थ एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो मैं डेबिट करूंगी रिवैल्यूएशन को 9,000। अब आपका काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करना। तो सभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तीन पार्टनर्स है, तीनों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे विच इज 2:3:1। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस। अब इस 63,000 को मुझे पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन से पार्टनर्स है? तारा, चंद्रा एंड सूर्या। 63,000 को हम डिवाइड करेंगे 2/6। 63,000 into 2:3:1। 63,000 into 1/6। 2:3:1। 6 है तीनों का टोटल। फटाफट कैलकुलेट करते हैं। $21,000 $31,500 and $10,500। तो ये शेयर है तारा का, ये शेयर है चंद्रा का, ये शेयर है सूर्या का। तो मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखती हूँ 2 तारा, 2 चंद्रा, 2 सूर्या। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है क्योंकि डेबिट की टोटल कम थी, यानी एंट्री में मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 तारास कैपिटल, 2 चंद्रास कैपिटल and 2 सूर्यास कैपिटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टोटल 63,000, जिसमें से तारा's शेयर इज 21,000, चंद्रा's शेयर इज 31,500 एंड सूर्या's शेयर इज 10,500। Write down the narration. B. Profit on revaluation account. B. Profit on revaluation account transfer to capital accounts. B. Profit on revaluation account transfer to capital account. इससे पहले एक स्टेप होती है, जो भी असेट्स लायबिलिटीज पे नॉन रिवैल्यूएशन, जो असेट्स लायबिलिटीज के ऊपर जो भी रिवैल्यूएशन नहीं होता है वो हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट लायबिलिटी में कैपिटल्स थे, ये तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। फर्नीचर, मोटर कार दोनों पे रिवैल्यूएशन दिया हुआ था। कैश बैलेंस कैश में चला गया था, तारास कैपिटल कैपिटल में चला गया था। तो कोई ऐसी असेट्स लायबिलिटीज नहीं थी जिसको मुझे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक, अब ठीक आफ्टर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्या करना है अभी कि न्यू पार्टनर आएगा। न्यू पार्टनर सबसे पहले कैपिटल लाएगा, फिर गुडविल लाएगा। सबसे पहले न्यू पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया ये आपको लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है। आकाश ब्रिंग्स इन 60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आकाश ने 60,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया।
यानी उसने बिजनेस को 60,000 का कैपिटल दिया, दैट मींस फॉर बिजनेस कैश इज कमिंग इन, इसीलिए कैश अकाउंट ही दिया है, कैश अकाउंट डेबिट 60,000। Who is giver of cash? ये 60,000 बिजनेस को कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, आकाश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। Big capital contributed, big capital contributed by आकाश, ऐसा भी लिख सकते हैं। Done. Now 8th entry. 8th entry is for goodwill. न्यू पार्टनर ने फॉर्म में कितना गुडविल एक्स्ट्रा अमाउंट फर्म को दिया, इमीडिएट दिया या वो फ्यूचर में दे रहा है, ये हमको देखना पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 3 में दिया है गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स, अंडरलाइन रेज्ड। रेज्ड यानी उसने आज पेमेंट नहीं किया, वो फ्यूचर में लाने वाला है। अब गुडविल रेज्ड हुआ यानी आज तो पैसा नहीं मिला तो मैं कैश टू गुडविल ही एंट्री नहीं कर सकती, बट जो भी अमाउंट वो लाएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स। तो मुझे ये सिर्फ पेएबल करके रख देना है कि ये जो गुडविल का अमाउंट है दैट अमाउंट इज पेएबल टू तारा, चंद्रा एंड सूर्या, यानी मुझे सिर्फ पेएबल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। यानी रेस के केस में हम सिर्फ एक ही एंट्री पास करते हैं, क्यों? क्योंकि गुडविल अमाउंट रेस दिया है, उसने इमीडिएट नहीं लाया तो मैं कैश टू गुडविल एंट्री नहीं कर सकती। बट गुडविल जो मिलने वाला है आकाश से वो अमाउंट पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स, तो हम पेएबल की एंट्री शो करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू तारास कैपिटल टू चंद्रास कैपिटल टू सूर्यास। 3 पार्टनर्स ओल्ड है तो ओल्ड 3 है तो तीनों को पेएबल रहेगा, बीइंग गुडविल। रेज्ड भी लिख सकते हो, दैट मींस पेएबल, रेज्ड मींस पेएबल। आपको सिर्फ पेएबल करके रख देना है। जब उसने लाया ही नहीं तो मैंने कैश टू गुडविल एंट्री पास नहीं की, बट मुझे दिखाना पड़ेगा गुडविल अमाउंट इज पेएबल। ये जब भी लाएगा वो अमाउंट पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स है, बट जब लाया ही नहीं तो विड्रॉ भी नहीं होगा, तो विड्रॉ की भी एंट्री आएगी, यानी सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, दैट इज गुडविल अमाउंट इज पेएबल। टोटल अमाउंट उसने गुडविल के लिए दिया है 1,50,000। इस 1,50,000 को हम अगेन 3/6, 2/6 एंड 1/6 में डिवाइड करेंगे। रेशियो इज 2:3:1। तो कैलकुलेट करते हैं 2:3:1, यानी कितना अमाउंट हम गुडविल के लिए देंगे। $75,000, $50,000 and $25,000. Yes, तो total amount of goodwill is 1,50,000, out of which तारा को पेएबल रहेगा 75,000, चंद्रा को पेएबल रहेगा 50,000 एंड सूर्या को पेएबल रहेगा 25,000। गुडविल के लिए मैंने सिर्फ पेएबल यानी एक ही एंट्री शो की, क्योंकि कैश मिला ही नहीं इसलिए विड्रॉ हुआ ही नहीं, सिर्फ मैंने पेएबल शो किया। गुडविल अकाउंट की हमने एक ही एंट्री पास की है, दैट मींस गुडविल अकाउंट शोज बैलेंस। गुडविल एक ही बार डेबिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ यानी वो बैलेंस दिखाएगा, वो टैली नहीं होगा। जब वो बैलेंस दिखा रहा है तो उसको मुझे कहाँ लेकर के आना पड़ेगा? बैलेंस शीट में लेकर के आना पड़ेगा, और इसीलिए बैलेंस शीट में हम लिखेंगे गुडविल 1,50,000, 1,50,000। क्यों? क्योंकि गुडविल अकाउंट शोज बैलेंस, तो उसको बैलेंस शीट में लेकर के जाओ। डेबिट है इसलिए कहाँ ट्रांसफर करेंगे? असेट में, क्योंकि डेबिट बैलेंस से शो किए जाते हैं असेट। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं? हम सारे कैपिटल बैलेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल बैलेंस कैसे निकाला जाता है? क्रेडिट माइनस डेबिट। उसके सामने हम कैरी डाउन लिखते हैं, क्यों? क्योंकि इनको मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है
बैलेंस शीट। कैश बैलेंस क्लोज होता है, कैश के बैलेंस के सामने मुझे कैरेट डाउन करना पड़ता है और उसको मुझे ट्रांसफर करना पड़ता है बैलेंस शीट। तो सारे कैपिटल्स तारा चंद्रा सूर्या के बैलेंसेस के सामने कैरेट डाउन, कैश के बैलेंस के सामने कैरेट डाउन हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें इनको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। बट कैरेट डाउन की कभी भी कोई एंट्री पास तो नहीं होती, कोई ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन की एंट्री पास नहीं होती। यानी अगर मुझे बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं तो मुझे उसकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बट इस क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट में मुझे लगेंगे तीनों के कैपिटल बैलेंसेस। बैलेंस शीट में मुझे लगेगा कैश बैलेंस जो मैं जर्नल से देखते हुए कैलकुलेट नहीं कर सकती। तो मुझे क्या करना है, इन सबके कैपिटल्स को रफ में ओपन करना है। रफ में हम कैसे ओपन करते हैं? जस्ट कॉलम्स बना के और उसमें सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर करके और बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। कैश का भी अकाउंट हम रफ में प्रिपेयर करेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे साथ रफ में मैंने अकाउंट्स बना लिए। ओल्ड पार्टनर्स 3 थे, तो मैंने ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में 3 कॉलम तारा चंद्रा सूर्या और एक नया पार्टनर 4th कॉलम नए पार्टनर का आकाश। ऐसे क्रेडिट में भी कॉलम्स किए, डेबिट में भी कॉलम्स किए। मैंने कैश अकाउंट भी रफ में ओपन कर लिया क्योंकि मुझे कैश का भी बैलेंस फाइंड आउट करना है। मुझे सारे पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस निकालने हैं, इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट को रफ में ओपन किया। कैश का भी बैलेंस कैलकुलेट करना है तो मैंने कैश को क्रेडिट किया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अकाउंट ओपन करेंगे तो एरर्स कम होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड बैलेंसेस पहले कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो मुझे लायबिलिटी में देखना पड़ेगा। मैं लायबिलिटी में देखती हूँ ओल्ड पार्टनर्स 3 हैं, बट आपको ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंसेस 2 ही लायबिलिटी में दिए हुए। कौन से चंद्रा एंड सूर्या। तो चंद्रा एंड सूर्या के बैलेंसेस लायबिलिटी में होने के कारण उनके क्रेडिट में हम लिख देंगे, लायबिलिटी में है इसलिए क्रेडिट में। और तो कोई लायबिलिटी में कैपिटल बैलेंस है नहीं। असेट देखते हैं तो तारा का बैलेंस असेट में दिया है, तो तारा फर्स्ट नंबर का पार्टनर है, तो फर्स्ट कॉलम में डेबिट में हमने लिख दिया 27,000। कैश का बैलेंस कैश कॉलम के डेबिट में लिख दिया क्योंकि असेट में दिया हुआ था 54,000। और हमें क्या करना है कि जर्नल एंट्रीज को, ये तो मैंने बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड कर दिए। अब जर्नल एंट्री जहां-जहां मैंने रिकॉर्ड की है, उस जहां-जहां कैपिटल अकाउंट्स होंगे, कैश अकाउंट होंगे, उनके मुझे रिस्पेक्टिव अकाउंट में लिखते जाना है। जैसे फर्स्ट एंट्री मोटर कार की रिवैल्यूएशन, इसमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है ना कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, तो ना कैपिटल में पोस्ट होगी ना कैश में पोस्ट होगी। चंद्रास कैपिटल टू मोटर कार, चंद्रास कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। चंद्रा सेकंड नंबर का पार्टनर है, तो सेकंड नंबर में डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट कॉलम में 75,000, सेकंड कॉलम में डेबिट साइड। फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, ना कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है ना कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। डेटर्स टू रिवैल्यूएशन, ना कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है ना कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ना कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है ना कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल इन्वॉल्व। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में फर्स्ट पार्टनर फर्स्ट कॉलम का शेयर, सेकंड कॉलम में सेकंड पार्टनर का शेयर, थर्ड कॉलम में थर्ड पार्टनर का शेयर ट्रांसफर कर दिया। फिर है कैश टू आकाश, यानी कैश में भी है और आकाश में भी है। तो कैश के डेबिट में 60,000 क्योंकि कैश डेबिट हुआ, आकाश क्रेडिट हुआ है तो आकाश यानी न्यू पार्टनर की क्रेडिट में 60,000। देन लास्ट एंट्री गुडविल टू तारा चंद्रा सूर्या, इन्वॉल्व है पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट हुए तो क्रेडिट कॉलम में 75, 50 एंड 20। अब सारी एंट्रीज मैंने ट्रांसफर कर दी। अब मुझे सिर्फ उनके बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं और उनके बैलेंसेस लायबिलिटी में, कैश बैलेंस असेट में ट्रांसफर करना है और बैलेंस शीट को टैली भी करना है। तो
कैलकुलेट करते हैं उनके बैलेंसेस। 96,000 फर्स्ट कॉलम का क्रेडिट माइनस फर्स्ट कॉलम का डेबिट, सेकेंड कॉलम का क्रेडिट थर्ड कॉलम का क्रेडिट देखो आप भी कैलकुलेट करो। तारा चंद्र सूर्य आकाश के बैलेंसेस 69,000 दिस ये सारे कैपिटल्स है तो हम लायबिलिटी में लेकर के आएंगे। तारा's कैपिटल बैलेंस लिखना है 69,000, चंद्रा's कैपिटल 1,11,500, सूर्या's कैपिटल balance is 1,01,500, Akash capital 60,000, cash balance on the asset side as cash flows debit balance 1,14,000। अब हम इसकी टोटल लेते हैं तो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। मैं पहले क्रेडिट की टोटल ले लेती हूँ क्योंकि क्रेडिट में इंटरेस्ट कम है। 3,51,000 देखते हैं डेबिट का टोटल, लायबिलिटी का टोटल यस 3,51,000 ये है लायबिलिटी एंड असेट का टोटल। बैलेंस शीट में जो आंसर में बैलेंसेस दिए हैं कैपिटल्स के वो रॉन्ग है, ठीक है। तो हमने जो किए हैं प्रिपेयर करके आपने फाइंड आउट किया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्रेडिट की टोटल ले ली, डेबिट की टोटल ले ली, बट उसमें एरर्स हो सकते हैं, इसलिए हम रफ में वो अकाउंट ओपन करके देख लेंगे और फिर बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा जर्नल विद बैलेंस शीट, ठीक है। तो आज हमने कवर किया जर्नल एंट्रीज। अब आई थिंक सबको आ सकती है, तो हम कल जो 2-3 क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है वो हम कर लेंगे और टॉपिक को हम एंड कर देंगे धीरे धीरे इस वीक में। थैंक यू।